अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आप इस वीक का सेकंड लेक्चर कंडक्ट कर रहे हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखिए, जहाँ तक सवाल है हमारे कल के काम का, तो आप जानते हैं कि कल का जो काम था उसके अंदर हमने शुरुआत की थी क्वालिटी राइटर्स के ऊपर। क्वालिटी राइटर के हवाले से हमने जो है वो बात की थी। इससे पहले डेमिंग को हम डिस्कस कर चुके थे। डेमिंग 14 प्रिंसिपल्स आपने पढ़े थे, 14 पॉइंट्स। जुरान के ऊपर भी हमने कल बात की थी, आपको याद होगा। हमने पर्टिकुलरली इनके मुतालिक डिस्कस किया था। जो है इनका ट्रायलॉगी पे बात हुई थी हमारी। उससे पहले इन दोनों के दरमियान में हमने ओची को डिस्कस किया था क्वालिटी के हवाले से। तो ये तीन बड़े एक्सपर्ट जो हैं वो ज़ेर बहस आए थे हमारे कल। तो इसके अंदर जो है विजन बेम को भी हमने डिस्कस किया था कल, आपको याद होगा। ये चार हो गए थे कल। ये भी डिस्कस हो गए थे। आज का जो हमारा लेक्चर है इसका आगाज हम करेंगे फिलिप क्रॉसबे से। फिलिप क्रॉसबे जो है ये एक मुनफरिद राइटर हैं। इनका जो स्पैन ऑफ लाइफ है वो काफ़ी रिसर्च में प्रोलॉन्ग्ड है, और इसके अंदर इनका कंट्रीब्यूशन एक नहीं काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन हैं। और हम अगर इसको यूँ लेके चलें कि सबसे पहले डेमिंग, श्योरेन, ठीक है जी, फिर विजनबेम और कोची, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। मैं इसको तेज़ी से पास ऑन करता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो बात शुरू कर रहे हैं, आज हम यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने शुरू करना था फिलिप क्रॉसबे से। फिलिप क्रॉसबे का जो लाइफ स्पैन है वो 1926 टू 2001 है। एक इन्फ्लुएंशियल ऑथर हैं। इसके अलावा ये कंसल्टेंट हैं, फ़िलोसोफर हैं अपनी फील्ड के, और इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दिए हैं, पर्टिकुलरली और कम्युनिकेट किया है क्वालिटी को और उसके साथ साथ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। तो इस एरिया में इनका काम काफ़ी काबिल ज़िक्र है। और इनका एक एक्सटेंसिव ग्लोबल वर्क है जिसको लोगों ने एडमायर किया है, एडमिट किया है। इनके पॉपुलर अगर आप कहें जो आर्टिकल हैं, क्वालिटी इज़ फ्री, और उसके अलावा क्वालिटी मूवमेंट के हवाले से इन्होंने काफ़ी इनोवेटिव काम किया है, और मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से काफ़ी मुफीद लोगों को मशवरे दिए हैं, और हिज वर्क इज़ वेरी एडमायरेबल। सो इसलिए मैं ये नहीं कहता एक बल्कि कई एरियाज में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम इसको डिस्कस करते हैं इस हवाले से, तो इनका जो पॉपुलर इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से कि क्वालिटी कंफॉर्मेंस इज़ रिक्वायरमेंट। क्वालिटी कंफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, ज़रूरत, आज के वक्त की ज़रूरत है क्वालिटी कंफॉर्मेंस। नथिंग मोर नथिंग लेस। ना इससे हमें ज़्यादा चाहिए, ना इससे हमें कम चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? क्वालिटी कंफॉर्मेंस चाहिए, ना इससे कम चाहिए और ना इससे ज़्यादा। तो ये इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है इस हवाले से। अब जहाँ तक सवाल है, अगर हम यहाँ से शुरू करें कि वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएं, तो हमें यहाँ पे इनके हवाले से जो है वो तीन चीज़ों को बहुत अहमियत देनी चाहिए, तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा जिक्र आता है और इसको हमें इम्पॉर्टेंस देनी भी चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको फॉरएवर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है, फॉरएवर
सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक लंबे अरसे तक कामयाब रहती है, तो सबसे पहली बात यह कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन सी होती है जो लंबे अरसे तक कामयाब रहती है। एक तो ये ज़रूर ज़ेर बहस आना चाहिए, बड़ा अहम और क्रूशल इशू है। एक और जो इम्पोर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है वो भी ज़ेर बहस आना चाहिए, और वो है क्वालिटी वैक्सीनेशन। क्वालिटी वैक्सीनेशन ये दूसरा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और जिस तरह आपने डेमिंग के 14 पॉइंट्स पढ़े थे, इनके 14 स्टेप्स फॉर क्वालिटी है। 14 स्टेप्स फॉर क्वालिटी। क्वालिटी के लिए 14 स्टेप्स। ये 3 चीज़ें हैं जिसे वन बाय वन हम ज़ेर बहस लाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और बात करते हैं हम कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर एवर सक्सेसफुल रहती है, बिजनेस कंपटीशन में कामयाब रहती है। सबसे पहले तो इसी बात को ज़ेर बहस लाते हैं। देखिए, ये बेसिकली जो इनका मेजर डिस्कशन है, फॉर एवर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन 1988, ये ब्रॉड अप्रोच है टू इम्प्रूवमेंट इज रिफ्लेक्टेड, और 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करते हैं कामयाब ऑर्गेनाइजेशन के। एक कामयाब ऑर्गेनाइजेशन के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ज़ेर बहस आते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है इसके अंदर ये आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग रूटीन के मामलात में भी जो काम करते हैं उनमें भी कोशिश करते हैं कि डू थिंग्स राइट फर्स्ट, कि जो काम करना है वो रूटीन का काम है लेकिन सही काम होना चाहिए, और सही काम फर्स्ट होना चाहिए। जो ज़रूरी काम है वो पहले होना चाहिए और ठीक होना चाहिए। दूसरी बात, जो हम चेंज लाना चाहते हैं ये एंटीसिपेट होनी चाहिए, और हमें इसका एडवांटेज जो है वो लेना चाहिए। तीसरी चीज़ जो है वो है ग्रोथ इज कंसिस्टेंट एंड प्रॉफिटेबल। ग्रोथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और सिर्फ एक्सटेंडिंग साइज नहीं होना चाहिए बल्कि ये प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, मुनाफा बख्श होनी चाहिए। और जो भी न्यू प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उसको उस वक्त लाना चाहिए जब उनकी मार्केट में ज़रूरत है। और उसके साथ साथ हर इंसान जो काम कर रहा है उसे अपने काम से खुशी मिलनी चाहिए और उसे खुश होना चाहिए, तो फिर हम सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इस वक्त मेरे साथ जो अटेंडीज़ हैं उसके अंदर अनवार अहमद हैं, अरूज आसिम हैं, ब्रूटो हैं, हाफिज़ शहाब हैं, हमज़ा इकबाल हैं, मोहम्मद हसीब, नुमान सलीम, रुतबा, सारा हाशमी, ये बच्चे मेरे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि बच्चे जो हैं ये ज़रूर इसका इजहार करें कि अभी तक जो बात की है मैंने लेक्चर स्टार्ट से लेके अभी तक इन्हें कितनी समझ आई है। सबसे पहले मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, फिर आप सब सवाल करेंगे। रिपीट बात ये करता हूँ कि जो रूटीन के मैटर हैं उन्हें दुरुस्त तरीके से करना चाहिए, उसे सही तरीके से करना चाहिए, उनमें खामी नहीं रहनी चाहिए। इसलिए कि रूटीन का काम है तो फिर वो रूटीन बन जाती है और इंसान कहता है चलो ये रूटीन है, इसको ज़रा रिलैक्स होके कर देते हैं, इसके अंदर हम कुछ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। पर नहीं, पहले रूटीन का काम है, काम ठीक होना चाहिए। दूसरी बात ये, चेंज यानी तब्दीली जब एंटीसिपेटेड हो तो एंड यूज टू एडवांटेज, तो हमें देखना चाहिए कि कहाँ चेंज की ज़रूरत है। चेंज लाने में डिले नहीं करना चाहिए, हमें एंटीसिपेट करना चाहिए। एंटीसिपेट करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि जब सारी दुनिया ने तब्दीली ले आई, अपने आप को बदल लिया, फिर हम सोचे चलो हम भी अपने आप को बदल लेते हैं। नहीं, एंटीसिपेट करना चाहिए। एंटीसिपेट का मतलब ये है पहले से अंदाजा हो जाना चाहिए। अब यहाँ सवाल हो सकता है कि सर किस चेंज की बात कर रहे हैं? सर यकीनन उसी चेंज की बात कर रहे हैं। कोई प्लांट बदलना है, कोई मशीन बदलनी है, कोई सॉफ्टवेयर बदलना है।
जिससे हमारी प्रोडक्शन बेटर हो सकती है। तो उसे किया जाए, एंटिसिपेट किया जाए, ना कि वेट किया जाए कि दुनिया बदल जाए फिर हम बदलें। ग्रोथ जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए और प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, नुकसान में नहीं जानी चाहिए। और न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज सामने आने चाहिए उस वक्त जब उनकी ज़रूरत है, बेवक्त नहीं होने चाहिए, वरना एडवर्टाइजिंग पे लोड पड़ेगा, प्रमोशनल लोड पड़ेंगे, एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, रेवेन्यू नहीं आएगा। अच्छा, जो भी काम कर रहा है उसे अपने काम से मुतमईन होना चाहिए, खुश होना चाहिए, फिर ही वो अपने काम को अच्छी तरह सर अंजाम दे सकेगा। तो लिहाजा जो तीनों बातें हैं उसके अंदर, जो बिजनेस यानी बिजनेस की ग्रोथ है, हाफिज साहब हम बात कर रहे थे तीसरे पॉइंट में कि जो बिजनेस की ग्रोथ है यानी जिसके अंदर आप मार्केट का साइज बढ़ता है या आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, बिजनेस की ग्रोथ है, तो वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है, ये हो गया हमारा फॉर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा सक्सेसफुल रहती है, तो ये ग्रोथ पाती है यानी तरक्की करती है, तब्दीली जब चाहिए, चेंज जब चाहिए चेंज लाते हैं, नए प्रोडक्ट राइट टाइम पे इंट्रोड्यूस कराते हैं और इनसे काम करने वाले खुश हैं अपने काम से, तो ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी यकीनी है और फिर वो देर पा भी है, यानी ऐसी कामयाबी देर पा भी है। अब आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है आपकी क्वालिटी वैक्सीनेशन की। देखिए, जब आप क्वालिटी वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं कि क्वालिटी विदाउट टीयर्स, यानी आइडिया ऑफ वैक्सीनेशन इज यू कैन से विद द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट से ये जो है मसला हल हो सकता है। और वो ये है कि सबसे पहली बात ये है, जितना भी काम है उसके अंदर एक इंटीग्रल अप्रोच होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यानी काम जो है वो मिलजुल के किया जाए, आपस में एक लिंक अप हो जिसके अंदर इंटेग्रिटी फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आल मैनेजर एंड आल एम्प्लॉयज, यानी सबकी कमिटमेंट हो, सब इन्वॉल्व हो और काम के अंदर हर बंदा अपना मुस्बत हिस्सा डाले। और बात यह है कि इस मामले में आप ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड होकर एक कदम से कदम मिलाकर एक मकसद के लिए चला जाए, ताकि आप ये कह लीजिए कि आपस में एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट के जरिए हम आगे बढ़े और फिर इसमें सीनियर भी हों, मैनेजर्स भी हों, एम्प्लॉयज़ भी हों, यानी तमाम लेवल के लोग। एक सिस्टम होना चाहिए जो मेजरिंग कन्फॉर्मेंस। देखिए, कन्फॉर्मेंस ये होती है कि जब हम कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर हम एग्जैक्टली उस स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्शन करते हैं। तो पहली बात, हम क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और फिर वो जो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं उसके मुताबिक अगर हम क्वालिटी डिलीवर करते हैं तो हम इसे कहेंगे कि हम कन्फॉर्मेंस को इंश्योर कर रहे हैं। और इस मकसद के लिए वी मस्ट नीड टू एजुकेटिंग ऑल एम्प्लॉयज, सप्लायर, सो दैट क्वालिटी जो है वो करेक्टिव एक्शन लिया जाए और डिफेक्ट पर प्रिवेंशन की जा सके। यानी आप ये कह लीजिए कि एक तो क्वालिटी जो स्टैंडर्ड सेट किए वो स्टैंडर्ड मीट होने चाहिए, और इस मामले में हमें एजुकेट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि हमें अचीव क्या करना है, अपने सप्लायर्स को, सो डैट वो उसके सप्लायर उसके मुताबिक कंपोनेंट दें और एम्प्लॉयज़ उसके मुताबिक एफर्ट कर सकें, ताकि जो क्वालिटी है वो करेक्टिव एक्शन लिया जा सके अगर कोई मजबूरी आन पड़ती इस हवाले से। और अदरवाइज़ ये कि डिफेक्ट प्रिवेंशन होनी चाहिए, यानी डिफेक्ट आने से पहले प्रिवेंट कर दिया जाए कि गलती या मिस्टेक या क्वालिटी डिटीरियोरेशन हो ही ना, या फॉल्ट आने से पहले ही फॉल्ट के मतलब केयर कर ली जाए। हमजा इकबाल भाई, बात यह है कि क्वालिटी वैक्सीनेशन, देखिए वैसे तो यू नो वेरी वेल के
वैक्सीनेशन एक होती है जो बच्चे को बचपन में देते हैं, जैसे कई बीमारियां हैं, कहते हैं चीचक के लिए दी जाती है और पोलियो के लिए दी जाती है, तो ये वैक्सीनेशन होती है। तो ये एक तरह से जो हमें जो फिलिप प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिकली वो कह रहे हैं कि एक वैक्सीनेशन है, अगर इसमें अमल किया गया, इसको इस्तेमाल किया गया, तो क्वालिटी के डिटीरियोरेट होने के चांसेस नहीं आए, होंगे ही नहीं। ठीक होगी बात? तो इसको कहते हैं कि ये भी वैक्सीनेशन, जैसे बंदे को वैक्सीनेशन लगा देते हैं कि लो जी अब इसको जो है वो पोलियो नहीं होगा, तो पोलियो की वैक्सीनेशन होगी, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को एक वैक्सीनेशन लगा देते हैं ताकि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना हो और क्वालिटी सूरत हासिल की जा सके अच्छी। ठीक हो गया हमजा जी? अच्छा जी, तो पहली बात तो ये है कि एक इंटेग्रेटेड अप्रोच हो। वो इंटेग्रेटेड अप्रोच का मतलब सब मिल के काम करें और क्वालिटी के मतलब सब सिंसियर हो। और सिंसियर का मतलब ये है कि टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, तमाम लेवल जो है वो आपस में मिलकर काम करें और मिलकर इस सिंसियर मसले को सिंसियरली हल करें। सिस्टम जो है वो मैयर करे, कंफॉर्मेंस करे कि जो स्टैंडर्ड रखे गए थे उसको बकायदा सेट स्टैंडर्ड के में से मैच करना कंफॉर्मेंस कहते हैं। इस मामले में एम्प्लॉयज़ को तरबियत दी जाए, सप्लायर को तरबियत दी जाए, करेक्टिव एक्शन लिया जाए और कोशिश ये करनी चाहिए कि फॉल्ट आने से पहले ही उसे रोक लिया जाए, यानी प्रिवेंशन की जा सके। अब इसके अंदर ये जो चीज़ है, हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेट करना चाहिए इस मामले में एक दूसरे के साथ कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हों, प्रोग्रेस जो है वो कन्वे की जा सके और रिकग्नाइज किया जा सके अचीवमेंट्स को, जो कि अचीवमेंट्स हम हासिल कर रहे हैं इस सिलसिले में, जो भी अचीवमेंट हमें इस सिलसिले में हासिल हो रहे हैं उनको हम रिकग्नाइज कर सकें। Operation so that procedure, product, system are proven before they are implemented are then continually examined. हम कोई निज़ाम मुरतब करते हैं, कोई तरतीब देते हैं, एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसके तहत हमें एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हम एक निज़ाम बनाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये सिस्टम जो है ये पहले से जो है वो टेस्टेड होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए और फिर इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें इसे मुस्तकिल बुनियादों पे एग्जामिन करते रहना चाहिए कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है और अगर कोई ख़राबी है तो उसे ठीक किया जा सके, तो मुस्तकिल एग्जामिन किया जा सके। जी हमजा, इसको हम कंट्रोल बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि कम्युनिकेट किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए प्रॉब्लम्स को, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और फिर उसके ऊपर एक प्रोग्रेस की जाए और उसे रिमूव किया जाए। उसके बाद प्रोसीजर या निज़ाम जो भी आप बनाते हैं प्रोडक्शन के लिए, चीज़ों को बनाने के लिए, उसके अंदर ये होना चाहिए कि इससे पहले ही प्रूवन होना चाहिए, सबकी राय से होना चाहिए। और फिर भी उसके बावजूद भी जब ये काम कर रहा हो तो इसको मुस्तकिल बुनियादों पे चेक होते रहना चाहिए कि कहीं इसमें कोई गलती, कहीं इसमें अंदर कोई फ्ला है तो उसे रिमूव किया जा सके। पॉलिसीज जो भी आप बनाते हैं वो क्लियर होनी चाहिए और बिल्कुल अनएम्बिगुअस एम्बिगुअस होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई भी गैर यकीनी या बिल्कुल वो अंधेरे वाली बात नहीं होनी चाहिए और इस्टेब्लिश होनी चाहिए प्राइमेसी ऑफ क्वालिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। और थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी काम हो रहे हैं उन्हें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। तो पहली चीज़ जो है वो यह पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए और जो काम हो रहा है वो बिल्कुल अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी एम्बिगुइटी हम कहते हैं एक मफूकुल हवा सिचुएशन को जिसमें हमें पता नहीं होता
एक कंप्लीट डार्कनेस, लिहाजा उसको हम कहते हैं कि वो एम्बिगुइटी होती है। हम यानी अनएम्बिगुअस, यानी कि पॉलिसीज वाज़ेह होनी चाहिए, नुमाया होनी चाहिए, और उसके अलावा ये है कि एक क्वालिटी का जो पूरा निज़ाम है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में चलना चाहिए मरबूत तरीके के साथ। तो ये बच्चों जिसको हम कहते हैं क्वालिटी वैक्सीनेशन। अब क्वालिटी वैक्सीनेशन में हमने कितनी बातें पढ़ी? 5 बातें। पहली बात कि ऊपर से लेके नीचे तक लोग जो हैं वो आपस में मिले हुए हों, यूनाइटेड हो, इंटेग्रिटी हो उनके अंदर, परफॉर्मेंस की कंफॉर्मेंस होनी चाहिए मेयार के मुताबिक, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने चाहिए और दूर होने चाहिए, प्रोसीजर और प्रोडक्ट जो भी सिस्टम आप बना रहे हैं वो सबसे प्रूवन होना चाहिए, सबसे राय से बनना चाहिए, सबको तस्लीम करना किया हो, सब ने उसे तस्लीम किया हो, और पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसी बनानी चाहिए जो नुमाया हो, उनके अंदर कोई भाम ना हो, और ये है कि क्वालिटी थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट की जा रही है। तो ये हो जाता है बच्चों जिसको हम कह रहे थे क्वालिटी वैक्सीनेशन। बेसिकली देखिए, क्वालिटी वैक्सीनेशन उन्होंने टर्म यूज़ किया, मैंने आपको समझाया कि वैक्सीनेशन होती है जैसे बच्चे को वैक्सीनेट करते हैं कि उसे बीमारी ना लग जाए, वैसे ही वो एक कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं वर्चुअली कि ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी वैक्सीनेशन दी जाए जिससे हम इंश्योर कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्वालिटी कंट्रोल्स को हर सूरत मैनेज करेगी। ये बात। अच्छा बच्चों, तो ये दो चीज़ें होगी। ये पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी इनके हवाले से, जो है वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवर, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्वालिटी वैक्सीनेशन। और हम चलते हैं इनके 14 स्टेप की तरफ। तो देखते हैं इनके 14 स्टेप्स के हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहला स्टेप ये है मैनेजमेंट कमिटमेंट। ये तो तकरीबन सारे ही राइटर ने एक बात कही है कि जब तक टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी, टॉप मैनेजमेंट जो है इसके अंदर शामिल नहीं होगी और वो इसकी अहमियत को उजागर नहीं करेगी, तब तक क्वालिटी का कोई भी जो है वो प्रूवन फैक्ट नहीं हो सकता। लिहाजा हमें हर सूरत क्वालिटी के हवाले से जो काम है उस पर एम्फसाइज करना होगा और डिफेक्ट को प्रिवेंट करना पड़ेगा, डिफेक्ट को रोकना पड़ेगा। इस मामले में हमें मैनेजमेंट की एक सीरियस कमिटमेंट और मैनेजमेंट का एक पुख्ता इरादा चाहिए कि उनकी मुकम्मल कमिटमेंट हो कि हमने ये काम करना है। और इस मामले में एम्फसाइज किया जाए कि हमने जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो डिफेक्ट से पाक होगा, प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स हो सकेगी, और क्वालिटी जो है उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकेंगे, और इक्वेटेड विद प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट, जिसके साथ हम इक्वेट कर सकेंगे कि सिर्फ क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, जब क्वालिटी इन्हेंस होगी तो उसके साथ साथ आपके प्रॉफिट में भी इजाफा होगा, आपको उससे मुनाफा भी ठीक ठाक मिल सकेगा। तो एक क्वालिटी पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी विच स्टेट्स कि ईच इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एग्जैक्ट लाइक द रिक्वायरमेंट, कि हर हर फर्द को ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह काम करना होगा जैसा कि उससे रिक्वायर्ड है। Our cause requirement to be officially changed to what we and customer really need, कि हम वही चीज़ प्रोड्यूस करें हकीकत में जो कस्टमर को इन द रियल सेंस रिक्वायर्ड है, रियली रिक्वायर्ड है, उससे हट के हम कोई काम ना करें। तो ये चीज़ आ जाती है। तो अब सबसे पहली बात जो मैंने की वही की कि मैनेजमेंट की बड़ी सीरियस कमिटमेंट चाहिए कि क्वालिटी इन्हांस हो, प्रॉफिट बढ़े, और क्वालिटी को जो है हम कंसिस्टेंटली बढ़ाएं और जिस हद तक हो सके ये गलतियों से पाक हो, डिफेक्ट फ्री हो। और फिर उसके साथ साथ ये है कि जैसे जैसे क्वालिटी बढ़े उसके साथ साथ हमारे मुनाफे में भी इजाफा हो। और फिर ये है कि क्वालिटी पॉलिसी हो
जो स्टेट करे कि इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल को पता हो, यानी हर इंडिविजुअल को पता हो कि एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है और उसे करना क्या है। देखिए ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं लेकिन रियल सेंस में उन्हें पता नहीं कि उनसे चाहिए क्या ऑर्गेनाइजेशन को। शायद उन्हें अंदाज़ा भी है इसीलिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चाहती है, रियलिटी में ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या चाहती है, ये उन्हें पता होना चाहिए। और particular हम कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में 1000 फीचर भी अगर आप ऐड कर देना तो उनकी कोई वर्थ नहीं। हमें वो फीचर चाहिए जो कस्टमर को रियली रिक्वायर्ड है, जो कस्टमर को हकीकत में चाहिए। हमें तो वो प्रोडक्ट चाहिए, वो फीचर्स चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है, अगर आप बात करते हो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की, तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के हवाले से दूसरा स्टेप है इनका कि हमें टीम्स बनानी चाहिए। ये टीम्स होनी चाहिए जो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट, यानी एक टीम बनाई जाए जिसमें हर डिपार्टमेंट से एक बंदा शामिल किया जाए। असल में जब हम कोई भी टीम ऐसी बनाते हैं जहाँ पे से हर डिपार्टमेंट का एक इंडिविजुअल पिक कर लेते हैं, नुमाइंदा हर डिपार्टमेंट का ले लेते हैं, तो फिर इनको इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। वो इसलिए कि हम डायरेक्टली रूट्स के साथ अटैच कर देते हैं हर डिपार्टमेंट को, और हर डिपार्टमेंट तक हमारी इंस्ट्रक्शन, हमारी सजेशंस और हमारी रिकमेंडेशन पहुंचती रहती है। हमजा भाई, बात ये है कि इसके अंदर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात का इजाफा कर लीजिए कि ये जो सिंसियरिटी है और कमिटमेंट है, ये मकसद के साथ होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव के साथ, और वो ऑब्जेक्टिव आपका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट है। तो फिर ठीक है, फिर आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब जहाँ तक सवाल है कि एक क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम बना लेते हैं, उस टीम में कौन लोग होंगे? उस टीम में हर डिपार्टमेंट, हर यूनिट का एक बंदा शामिल कर लेते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं अपने यूनिट का। ऐसी हर एक्टिविटी जिसके अंदर हम पर्टिकुलरली एक ग्रुप या एक टीम में हर यूनिट का नुमाइंदा पिक करके ले आते हैं, कहते हैं कि ऐसे कामों में आसानी ये होती है कि आपको उसे इम्प्लीमेंट करने में बड़ी आसानी रहती है, फिर उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग होते हैं उनमें से हम मार्केटिंग का बंदा भी पिक कर लेते हैं, फाइनेंस का भी, प्रोडक्शन का भी, एचआर का भी। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे लिए इसे इम्प्लीमेंट करना जो है वो आसान हो जाता है। हम बड़ी आसानी से इस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो लोग जो हैं वो ऑब्वियसली सफिशेंट हमें जो है मिल जाते हैं, और हर बंदा जो भी वहाँ पे डिसीजन होते हैं वो अपने यूनिट में वापस जाके उन्हें इम्प्लीमेंट करवाता है। तो जब हर बंदा जो भी डिसीजन होगा जाके इम्प्लीमेंट करवाएगा, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव एक जगह इकट्ठे आ गए तो हमें हर यूनिट से कम्युनिकेशन करनी आसान हो जाएगी। तो इस तरह से काम चलता है। अच्छा, these should be people who have sufficient authority to commit the area they represent to action। यानी ना सिर्फ ये कि हर यूनिट से हमने रिप्रेजेंटेटिव लिया है, इससे उनकी राय भी तो आ जाएगी और हम जो फैसला करेंगे वो उन तक पहुंच जाएगा। और फिर इसके अंदर जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि इन सब के पास इतने अख्तियार होने चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जो डिसीजन लेना चाहते हैं, जो एक्शन लेना चाहते हैं, वो ले सकें, ताकि बातें ही ना होती रहे, अमली तौर पर भी काम किया जा सके। तो यहाँ पे जस्ट 1 मिनट के लिए मैं ज़रा लेक्चर रोक रहा हूँ आपका, आप ज़रा इस पर गौर कीजिए।
लोगों को। जी बच्चों, जस्ट अ मोमेंट, मुझे जरा जरूरत थी पानी की, मैंने कहा पानी जरा पकड़ लूं। अच्छा बच्चों, अब बात हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, बात वहीं पे ले जाते हैं वापस अपनी, कि हम ये अच्छा बच्चों, तो अब मैं बात क्या कर रहा था, बात ये कर रहा था क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात हो रही थी कि हर यूनिट से एक बंदा बुला लें। एक तो आपकी हर यूनिट के साथ रूट्स मिल जाएंगी, आके जो बात कहनी वहां तक पहुंच जाएगी, और दूसरी बात यह है कि जो डिसीजन होंगे वहां इंप्लीमेंट करने आसान हो जाएंगे। और जनाब, जब हर एक का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास होगा तो उसको बाख्तियार भी करें, ताकि जो एक्शन लेना वो भी ले सके, ताकि मामला जो है सिर्फ कागज पेंसिल तक ना रहें बल्कि वो आगे बढ़ सके। असल में हमजा भाई, अगर हम स्टीयरिंग कमेटीज को कहेंगे ना, तो फिर आपको बात कुछ और हो जाएगी। असल में हर बात को मैं ज़रा सोच समझ के नाम देना होता है, और अगर मैं यस कर लूँ स्टीयरिंग कमेटी, तो मेरे भाई स्टीयरिंग कमेटी एड हॉक कमेटी होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। अब ये जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट टीम होती है, काफ़ी कंसिस्टेंट होती है, और ये एड हॉक नहीं होती, ये आप ये कह सकते हैं कि ये परमानेंट कमेटी होती है, ठीक है। और ये जो है आप इसको कह सकते हैं कि ये ऐसी कमेटी होती है जो लॉन्ग टर्म चलती है, लॉन्ग टर्म चलती है, ठीक है जी। अच्छा, तो अब एक तो बात ये, तो स्टीयरिंग आप अगर कहते तो वो फिर ज़रा और तरफ चली जाएगी बात। अच्छा, अब बात ये है कि ये इन्होंने तो मुस्तकिल काम करना है, स्टीयरिंग कमेटी तो एक काम करके उसके बाद फिर उनका रोल ख़त्म हो जाता है। अब आगे आ गया मसला क्वालिटी मेजरमेंट। अब कोई भी चीज़ जो है ना जी, वो अगर आप ये कहें कि हमारे कहने से हो जाती है या करने से, ऐसे नहीं है। हर चीज़ के लिए हमें एक प्रॉपर वे में काम करना पड़ता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमें एक तरीक़ाकार अडॉप्ट करना पड़ता है थ्रू आउट द कंपनी, के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सके। लेकिन अगर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है तो उसके लिए कोई हमें मेजर्स लेने पड़ेंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि चीज़ों को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई यार्ड स्टिक होना चाहिए, कोई यार्ड स्टिक होना चाहिए, कोई तरीकाकार होना चाहिए, ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एक प्रोसेस हो रही हैं और अकॉर्डिंग टू सेट स्टैंडर्ड हो रही हैं, और जहाँ पे मुमकिन हो सकता है हम उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, और जहाँ तक मुमकिन हो सकता है उसके अंदर करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है तो हम करेक्टिव एक्शन भी कर रहे हैं, और ये मुस्तकिल बुनियादों पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि क्वालिटी को मेजर किया जाए, पेमाइश की जाए, उसकी पेमाइश करने के बाद जहाँ तक मुमकिन हो सकता है उसको हम जो है वो इम्प्रूव करें, और जहाँ पर करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लिया भी जाए। अब बात आ जाती है कास्ट ऑफ क्वालिटी इवेल्युएशन। देखिए, क्वालिटी जो है कोई भी आप कह लें, कास्ट ऑफ क्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बट एन एडिक्शन of where action necessary to correct a defect will result in a greater profitability. कास्ट ऑफ क्वालिटी जो है ये एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजर है कि नहीं है, बल्कि ये एक एडिक्शन है। यानी जैसे आप ये कह लीजिए कि वो जो है वो एक बंदा जो है वो एक यूज टू हो जाता है ना उसके साथ, चीज़ों के साथ, कि हमने इसको इसी तरीके से करना है। तो फिर ये होता है कि कास्ट ऑफ क्वालिटी जो है वो एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस में ये नहीं है, बल्कि ये एक इंडिकेशन है ऑफ वेयर एक्शन इज नेसेसरी टू करेक्ट दैट डिफेक्ट। तो अगर हम ये इंडिकेशन जो हमें होता है, इस पर हम एक्शन लेते रहते हैं और डिफेक्ट को रिमूव करते रहते हैं, तो अल्टीमेटली हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन्हांस होगी, वो बेहतर होगी। तो कास्ट ऑफ क्वालिटी ये एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस मेजरमेंट नहीं है, बल्कि एक्चुअल ये है कि
इंडिकेशन है कि एक एक्शन नेसेसरी है ताकि डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया जाए, और इसके नतीजे में जब आप डिफेक्ट निकाल देंगे तो यू कैन अर्न अ ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी। अब वो बात वही आ जाती है कि बेसिकली आप कहेंगे कि सर क्वालिटी या डिफेक्ट निकालने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये तो एक जनरलाइज सी बात है। लेकिन कॉन्सेप्ट को आप यूं ही देखते हैं कि जब डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें फॉल्ट जिसमें होता है आप निकालते हो, आप उनको करेक्ट कर देते हो, और आप एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट करते रहते हो, तो आप चीज़ों को बेहतर से बेहतर कर देते हो, जिससे एक ब्रांड इमेज विन कर लेते हैं आप, और फिर अल्टीमेटली प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। एक चीज़ ये है कि देखिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि निचले लेवल तक जो है हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, provision of visible evidence of concern for quality improvement, कि यूं कह लीजिए कि एक चीज़ होती है कि हम लोगों को शऊर देना शुरू कर दें, हम लोगों की सोच में तब्दीली लानी शुरू कर दें कि हम जितने फॉल्ट कम से कम करेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, उससे हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा, इमेज भी बेटर होगा। लेकिन बात यह है कि जब तक हम लोगों को अवेयर नहीं करते, हम लोगों को इस बात से रोशनास नहीं करते, वो अल्टीमेटली उसी एक लूप के अंदर घूमते रहेंगे। तो अब बात ही आ जाती है कि ट्रेनिंग एंड प्रोविजन ऑफ विजिबल एविडेंस ये होनी चाहिए कि लोगों को बशमूल नज़र आना चाहिए, बसबूत नज़र आना चाहिए कि हमारा क्वालिटी से सीरियस कंसर्न है, ताकि एम्प्लॉयज़ इससे अवेयर हों कि जनाब हम इस मामले में बड़े सीरियस हैं, और अवेयरनेस ऑफ कास्ट ऑफ द कंपनी डिफेक्ट्स के हम डिफेक्ट्स जो हैं वो निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये बात भी आती है कि अगर हम लोगों की गलतियां या डिफेक्ट्स जो हैं वो उसको रेक्टिफाई तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों को इतना इनकरेज करना चाहिए कि वो खुद आइडेंटिफाई करें, सजेशंस दे सकें और इसे इम्प्रूव कर सकें। तो एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्वालिटी हमें चाहिए, और एज अ टॉप मैनेजमेंट, एज अ मिशन, हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करने की अशद ज़रूरत है, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना भी चाहिए, ताकि प्रॉब्लम जो है उनके सॉल्यूशंस होते रहें, और आप ये कहें कि एलिमेंट्स में इम्प्रूवमेंट आती रहे, और लोगों को जो है प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की आदत हो, और रेगुलर बेसिस पे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होती रहे, कि वो कहते हैं ना कि छोटे छोटे मसले वक्त पे हल ना किए जाएं तो एक दिन वो एक बहुत बड़ा मैस बन जाता है। तो हमें करेक्टिव एक्शन जो है वो करते रहना चाहिए, ग्रेजुअली ये जो है लोगों की हैबिट बन जाती है। अब इसके अंदर जो है वो एडहॉक बेस पे कुछ कमेटीज बनाते रहना चाहिए, और वो कमेटी जो है वो होनी चाहिए फॉर ज़ीरो डिफेक्ट, कि डिफेक्ट कोई नहीं होगा, किसी भी किस्म का जो डिफेक्ट है उसे ख़त्म किया जा सके। एक मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाया जाए जिसके तहत हम जो डिफेक्ट्स है उसको ख़त्म करें, और पर्पस इसका होना चाहिए कि एवरीवन शुड थिंग्स राइट फर्स्ट टाइम, कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो पहली दफ़ा में ही ठीक हो, यानी आप निज़ाम इस तरह का लेके चलें, सिस्टम इस तरह से चलाएं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर शुरू से ही पहली एफर्ट से ही जो है वो डिफेक्ट जो है वो ना हो, क्योंकि अगर डिफेक्ट होंगे तो फिर उसका हमें ड्यू बेनिफिट नहीं मिल सकेगा, यानी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं कि डिफेक्ट करके फिर ठीक करने में तो कॉस्ट आती है। हाँ, प्रोसेस ठीक कर दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डिफेक्ट करके करने में तो फिर कॉस्ट आती है। लेकिन अगर पहले से ही ज़ीरो डिफेक्ट हो तो कोई भी काम रिपीट करने की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए एडिशनल कॉस्ट नहीं आती आपको। और इसके अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आपके सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जब आप जो है वो ट्रेनिंग दे तो वो शुरू करें आप सुपरवाइजर्स की ट्रेनिंग। तो तमाम जो सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं उस लेवल के,
वो फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि 14 स्टेप जो कहे जा रहे हैं इन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके और मैनेजर अंडरस्टैंड कर सकें ईच ऑफ द 14 स्टेप्स इस हद तक कि वो इम्प्लीमेंट करते हुए किसी किस्म की दिक्कत ना आए। तो इस मामले में सुपरवाइज़र की ट्रेनिंग होनी चाहिए। और कभी कभी वो होता है ना कि एक हम डे सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि जी आज हमारा एनुअल डिनर है, या आज हमारा जो है वो पर्टिकुलरली फर्स्ट प्रोडक्ट डे है, या आज हमारा ओपनिंग सेरेमनी किसी चीज़ का, तो बंदा बड़ा सेलिब्रेट करता है उन चीज़ों को। तो ज़ाहिर है इन चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है। तो यहाँ पे फिलिप हमें ये कहते हैं कि आप एक दिन बनाएं स्पेशली, जैसे आप लोग ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में मुख्तलिफ डे मनाते हैं, एक ऐसा डे बनाएं जिसको हम कहते हैं ज़ीरो डिफेक्ट डे। ज़ीरो डिफेक्ट, ये एक स्कीम समझ लीजिए, एक प्रमोशन समझ लीजिए, या आप इसको इस तरह ले लीजिए कि हम जो है वो एक चाहते हैं कि एक होता है ना कि एक अच्छी आदत जो है वो फौरन नहीं आ जाती। एक अच्छी आदत के लिए ज़रूरी होता है कि बंदा ग्रेजुअली चीज़ों को पिक करता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आए आपकी जिस दिन आप कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करते हो, कोई गलत काम नहीं करते हो, और पूरी तंगदही और अपनी पूरी जफाकशी के साथ मेहनत करते हैं, तो आपके लिए वो दिन भी यादगार रहेगा। अच्छा, अब इसको मनाने का जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इंसान उस दिन को आइडियलाइज करना शुरू कर देगा कि यार वो बड़ा अच्छा दिन था, उस दिन जो भी काम हमने किया वो जल्दी से हुआ, परफेक्ट हुआ और अच्छा हुआ। तो फिर इंसान उस तरह का दिन जिंदगी में हर दिन बनाना चाहेगा। तो लिहाजा बड़ी अच्छी बात है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट कमिटमेंट टू जीरो डिफेक्ट एज अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी make an impact that everyone gets the same manage in the same way. Zero defect day when supervisor explain the program to their people should make lasting impression as a new attitude today कि आज का जो दिन है वो बिल्कुल ऐसा दिन है जो न्यू एटीट्यूड टू। अब इसमें क्या होगा कि इंसान उस दिन को याद है, अच्छा यार उस दिन बड़ा अच्छा काम रहा था। इसी तरह वो कहता है जब आप फिर आप हर अगला दिन ऐसे ही सोचें कि हर अगला दिन एक ऐसा दिन हो जिस दिन हम ये कहें कि आज हमने वो मिस्टेक नहीं करनी और आज का दिन कल से बेहतर हो। इसमें वो कहते हैं ना, एक हदीस भी है कि तबाह हुआ वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर नहीं है। तो ये बिल्कुल वही अप्रोच है ज़ीरो डिफेक्ट डे कि एक ऐसा डे मनाया जाए जिस दिन हम सोचें कि यार आज कोई गलती नहीं होगी, और जब एक दिन वो दिन मना लेंगे तो फिर हर हर अगला दिन पहले दिन से बेहतर गुजारने की कोशिश करेंगे। इस तरह हमें गलतियां ना करने की आदत हो जाएगी, काम को परफेक्ट करने की आदत हो जाएगी। गोल सेटिंग, ईच सुपरवाइजर गेट हिज और हर पीपल टू एस्टैब्लिश स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स टू स्ट्राइव। अब आप हर एक सुपरवाइजर से ये कहेंगे कि वो स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल्स जो है वो सेट करेगा। ठीक है जी, जिनको अचीव करने के लिए वो एक टाइम स्पैन रखेगा, 30 डेज, 40 डेज, 6 to 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, और उसको अचीव करने की कोशिश करेगा। देखिए ज़िंदगी में अगर मंजिल नहीं तो कोई रास्ते का तयन हो ही नहीं सकता, लिहाजा गोल तो लाजमी सेट करने चाहिए। एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए इस हवाले से कि एरर हमेशा कॉज करते हैं रिमूवर। यानी आप ये कह लीजिए कि अगर हम गलती करेंगे तो गलती हमें फिर जो है वो ठीक करनी पड़ेगी। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसके अंदर होना सिंपल वन पेज फॉर्म पीपल व्हेन प्रिवेंट देम फ्रॉम कैरिंग आउट एरर फ्री वर्क problem should be acknowledged within 24 hours by the function or unit to which the problem is addressed, constitute a key step in building up trust as people will begin to grow more confident that their problems will be addressed and dealt with
तो आप ये कह लीजिए कि प्रॉब्लम जो भी लोगों को आ रहा है उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए। अच्छा, और कोशिश ये की जाए कि आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको 24 घंटे के अंदर अंदर हल कर लिया जाए, और एक फॉर्म या एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बनाया जाए जिसके अंदर जो भी जो है वो एरर आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकें और उन्हें बर वक्त डील किया जा सके, एड्रेस किया जा सके। इस तरह ये होगा कि काम लटकेंगे नहीं, प्रॉब्लम्स देर तक तंग नहीं करेंगे लोगों को, बल्कि उन्हें उन गलतियों को, उन एरर्स को फौरी तौर पे रिमूव कर दिया जाएगा। तो हमें लोगों को कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए कि वो उसको मेंशन करें, ठीक है जी, और फिर हम उसे रिमूव कर सकें। और आगे आ जाता है recognition. It is important to recognize those who meet their goals or performance. जो लोग परफॉर्मेंस और गोल्स को अचीव करते हैं उनको प्राइज और अवार्ड भी देना चाहिए, इनाम भी देना चाहिए, उनको इनाम भी देना चाहिए। तो उनको इनाम भी देना चाहिए, रिकग्नाइज करना चाहिए। जैसे हमने पिछले स्टेप्स में कहा था ना, गोल सेट करने चाहिए 30 डेज 60 डेज। लेकिन जो लोग गोल अचीव करते हैं उन्हें सिर्फ ये नहीं कि ज़बानी क्लास नहीं, उन्हें अवार्ड देना चाहिए, प्राइज देना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो दोबारा भी इसके ऊपर मेहनत करें। क्वालिटी काउंसिल होनी चाहिए, क्वालिटी प्रोफेशनल टीम लीडर शुड बी मीट रेगुलरली। तो क्वालिटी प्रोफेशनल्स और टीम लीडर्स को रेगुलर बुनियादों पे मिलना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए कि कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, कैसे क्वालिटी को बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। तो रेगुलर बुनियादों पे एक मीटिंग होनी चाहिए। जब एक दफ़ा ये सारी एक्टिविटी हो जाए तो डू इट ओवर अगेन। दोबारा फिर हमें जो है आप कह लीजिए लास्टिंग फ्रॉम 12 to 18 मंथ टर्नओवर चेंज, हमें फिर दोबारा से लोगों को एजुकेट करना चाहिए, फिर एक टीम बनानी चाहिए जो कि मुसलसल इसको देखे और देख कर दोबारा से फिर वही ज़ीरो डिफेक्ट डे बनाया जाए और फिर उसके ऊपर काम किया जाए। तो इस अमल को हमें बार बार रिपीट करना चाहिए प्रोसेस में। अब हाफिज साहब कह रहे हैं कि टॉपिक 9 पॉइंट ये है कि ज़ीरो डिफेक्ट डे मनाया जाए, सेलिब्रेट किया जाए, जिसके अंदर एक ऐसा दिन जिसमें हम कोई गलती ना करें और हर आने वाले दिन फिर वही एम करें, वही नियत करें कि आज का जो दिन होगा वो ज़ीरो डिफेक्ट डे होगा, इस दिन हम कोई डिफेक्ट नहीं छोड़ेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। इस तरह एक एटीट्यूड बन जाएगा हमारा कि गलतियां नहीं करनी। जी आप क्लियर हो गए? जी अरूज आजिम कह रही तीसरे पॉइंट को जरा देखिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं क्या? थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्वालिटी मेजरमेंट। क्वालिटी के एक स्टेटस या एक स्टैंडर्ड रखा जाए और उसे मैयर किया जा सके। मैयर करने के बाद अंदाज़ा किया, जो कहते हैं यार्ड स्टिक होना चाहिए जिससे अंदाज़ा किया जा सके कि हमने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड रखे थे हम उनकी कन्फॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं, मीट कर रहे हैं कि नहीं उनको। तो ये बात आ जाती है कि क्वालिटी को मैयर किया जाना चाहिए किसी क्वांटिटिव मेथड से। जी रुतबा कह रहे हैं कि 10 पॉइंट को एक बार रिपीट करते हैं, 10 पॉइंट देख लेते हैं। गोल सेटिंग बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हर सुपरवाइजर और हर पर्सन जो है वो ईच ऑफ सुपरवाइजर अपने लिए कोई गोल सेट करे क्वालिटी के हवाले से और फिर उसके लिए एक टाइम पाथ रखे कि इसको इतनी देर में मैंने अचीव करना है। और आगे चल के हमने कहा जो अचीव करे उसको जो है, यानी ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और जो अचीव करे उसको कोई प्राइज या कोई इनाम भी मिलना चाहिए। क्लियर जी? अब यहाँ आने तक अगर आप देखते हैं तो हमने इस हवाले से जो है वो तीन बातें की। इनके हवाले से फिलिप क्रॉसबे के हवाले से एक हमने बात की, इनकी जो क्वालिटी वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट, एक हमने कहा फॉरएवर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, और एक हमने आपको 14 स्टेप्स डिस्कस किए इनके। और यहाँ पे आके हम क्वालिटी राइटर्स का जो टॉपिक है इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ये कंप्लीट क्वालिटी राइटर्स। यहाँ पे अब हम
स्क्रीन चेंज कर देते हैं आपकी। ये टॉपिक मुकम्मल हो गया आपका। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, आपके सामने से स्क्रीन हटेगी थोड़ी देर के लिए। अभी टाइम है हमारे पास। हम इसके साथ साथ एक एस्पेक्ट और कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो उसको कोशिश करते हैं कि आज ही हम इसको वाइंड अप करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को। जी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हवाले से एक्सटर्नल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में हम बात करेंगे, टीक्यूएम के हवाले से, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से। ये स्टैंडर्ड्स जो हैं ये आप ये कह लीजिए कि हमें एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए, जो ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं बना रही बल्कि क्वालिटी एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस बना रही हैं या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बना रही हैं। अब जहाँ तक सवाल है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हमें जो क्वालिटी के हवाले से कहती हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि टोटल क्वालिटी कंसीडर टू बी मैनेजमेंट फिलॉसफी रादर देन सेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ प्रैक्टिसेस का नाम ना समझा जाए, बल्कि ये एक फिलॉसफी है, मैनेजमेंट फिलॉसफी। दूसरी बात, ये सेटिंग स्टैंडर्ड और मॉनिटरिंग है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि एक म्यार सेट करना और फिर उस म्यार के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस को मैयर करने का नाम। और तीसरी चीज़ ये है कि इन एडिशन टू इंटरनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, वॉलंटरी एक्सटर्नल क्वालिटी स्टैंडर्ड में सेट फॉर इंडस्ट्री के लिए को है एक्सटर्नल क्वालिटी स्टैंडर्ड भी सेट किए जा सकते हैं। और मोस्ट वाइडली used external quality standards are those published by international organization या international organization for standardization। तो ये ISO जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है, इसको बनाने वाली है, जिसको ISO कहते हैं। और इन्होंने जो कहा कि ये एक फ़िलासफ़ी है, इसके एक स्टैंडर्ड हैं, उन स्टैंडर्ड के मुताबिक परफॉर्मेंस को मैयर किया जाता है। अच्छा, इन मामलात में हम उनसे सर्टिफिकेशन ले सकते हैं अपने प्रोसेस को टेस्ट करा के, और फिर उस प्रोसेस का टाइम टू टाइम ऑडिट होता रहता है कि ये हम काम उसके मुताबिक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब जहाँ तक आप बात करते हैं ISO स्टैंडर्ड्स, ISO स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन जो है, अब इसके अंदर सबसे पहले जो ISO 9000 सीरीज है ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिनको हम रिसेंट सेट ऑफ ISO स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ये पब्लिश हुआ 2000 में, जिसके अंदर पॉपुलर 9000 9004 है। ये गाइडलाइन है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके अंदर कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है ISO 9000 सर्टिफिकेशन के साथ, सबमिट कर सकती है, अपना निज़ाम शो कर सकती है, अपना प्रोसीजर शो कर सकती है कि किस तरह से क्वालिटी स्टैंडर्ड और प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। इस मकसद के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले तो आप प्रोसीजर, सेट ऑफ प्रोसीजर जो है वो कवर करेंगे, जो कि आल की बिजनेस प्रोसेसेस को कवर कर रहा है, उस पर आप अमल दरामद करेंगे, आप उसके ऊपर अमली तौर पे काम करेंगे। इस मामले में आप अपने पास एक मुनासिब हद तक रिकॉर्ड रखेंगे चीज़ों का, और चेकिंग आउट करेंगे फॉर डिफेक्ट्स, चीज़ों को चेक करेंगे कोई डिफेक्ट्स ना हो, और जो भी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। और इस मामले में आप प्रोसीजर को इस तरह लेके चलेंगे कि इसके अंदर मुस्तकिल इम्प्रूवमेंट आती रहे, पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती रहे। और जो कंपनी भी इसको एक्वायर करेगी वो क्लेम कर सकती है कि वो ISO सर्टिफाइड है या ISO रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, हम अपना निज़ाम, अपना काम इनके सामने रखते हैं और ये उसको अप्रूव करते हैं, हमारे प्रोसीजर को, हमारे निज़ाम को। हम उस प्रोसीजर प्रोसेस को फॉलो करते हैं,
ये लोग टाइम टू टाइम हम ऑडिट भी करवा सकते हैं इस चीज़ का, और हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, इसका एडिक्वेट रिकॉर्ड रखते हैं, हम अपने डिफेक्ट को चेक करने का बाकायदा एक निज़ाम बनाते हैं, और हम सेलिब्रेट करते रहते हैं कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। और जो भी इसके अंदर रजिस्टर्ड होगा हम लिखेंगे कि ये ISO रजिस्टर्ड या ISO सर्टिफाइड इदारा है जो कि काम कर रहा है इस पर। अब जहाँ तक सवाल है ये स्टैंडर्ड्स हैं आमतौर पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के हवाले से, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके हवाले से मज़ीद स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, जैसे पॉपुलर स्टैंडर्ड मैंने पहले तो जिक्र किया ISO 9000 ISO 9004 का। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन कर रही हैं कंपनीज, प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो एक तो इशू ये है कि क्वालिटी क्या डिलीवर कर रहे हैं आप, किस तरह की क्वालिटी के प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी अहम है कि आपका काम करने का जो निज़ाम है या आपका जो काम करने का तरीका है वो किस हद तक महफूज है, इस हवाले से सेफ है कि आप इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट नहीं कर रहे, माहौलियाती आलूदगी नहीं फैला रहे। तो देखिए आज का जो दौर है आप जानते हैं कि रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी का ज़माना है, कि जो रिसोर्सेज हैं वो उनको सस्टेनेबल वे में यूज़ किया जा सके, और उन्हें जो है वेस्ट होने से बचाया जा सके, कि अवॉइड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो दो बातें, पहली बात तो ये कि आज का जो दौर है वो ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फ्यूल हैं, गैसेस हैं, तो ये अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, लेकिन ये है कि अगर हम इनको केयरलेसली इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी, और फिर जो है वो हम उनको किस तरह से जो है मैनेज करेंगे। हाफिज साहब साहब आपकी असाइनमेंट वसूल हुई थी, लेकिन असाइनमेंट पे अभी मैंने कमेंट्स इसलिए नहीं किए थे, और वो वैसे भी इंडिपेंडेंटली हम हर स्टूडेंट के लिए देखेंगे, लेकिन उसमें इसलिए कमेंट्स नहीं किए थे कि मेरा एक ख्याल था बाकी बच्चे भी भेज देते हैं तो फिर देखते हैं। तो ये जो वीकेंड आएगा ज़रा लॉन्ग वीकेंड है, क्या नाम लेते हैं, ईद मिलाद की छुट्टी भी आएगी, तो मैं इसमें बैठ के इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट जो है सारी रीड कर लूँगा। तो सजेशन यही कि बाकी बच्चे भी जो है वो भी मुझे असाइनमेंट भेज देते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट भी साथ चेक कर देंगे, ठीक है। अच्छा वापस आते हैं जी अपनी बात पे। बात ये कि प्रोडक्शन हो रही है, काम तो हो रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि देखिए हम रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते, हमें इन्हें इस तरह इस्तेमाल करना है कि हम इन्हें वेस्ट ना होने दें, और आने वाली नस्लों के लिए भी इन्हें बचा के रखें। तो एक तो रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, दूसरी बात ये है कि हम उन्हें सेव कर सकें। तो इस मकसद के लिए और माहौलियाती आलूदगी को कमी की जाए। तो इस मामले में ISO 14001 एक सर्टिफिकेशन है जिसका मतलब है इसकी ग्रोइंग इम्पोर्टेंस है, और ये इंश्योर करता है कि आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो कंट्रोलिंग में है, इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन को, और वो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। रिगार्डिंग ना तो एनर्जी वेस्ट करता है पहली बात, ना ये जो है वो रिगार्डिंग कोई ओमिशन ऑफ गैस एंड टॉक्सिक गैसेस और केमिकल नहीं करता। चूँकि आप सब बच्चे जानते हैं कि ये भी आज का सीरियस कंसर्न है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपने अक्सर देखा होगा एक सर्टिफिकेशन था, पर्टिकुलरली ग्रीन स्टिकर लगा दिया जाता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये इस तरीके से बना है जिसमें हमने माहौलियाती आलूदगी फैलने से रोकी है। तो ऐसा ग्रीन स्टिकर कस्टमर देखता है जब प्रोडक्ट पे, तो आपका इमेज अच्छा बनता है, और वो बात का गुड इमेज की वजह से आपका प्रोडक्ट जो है उसमें इंटरेस्ट भी जाहिर करता है कि ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से काम करते हैं, और ये सीरियसली इन्वायरमेंट को सिक्योर करते हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब जहाँ तक हम अगर ओवरऑल बात करते हैं इस सारे मामले में, तो देखिए हमने ओवरऑल क्या बात की थी, आज के लेक्चर को सम अप करते हैं। स्टैंडर्ड्स के हवाले से मैंने इतना ही बताना था, ISO 9000, ISO
9004 और ISO 14001, 3 पे मैंने जिक्र किया है। अब इतने पे इक्तफा करूँगा। तो आज के लेक्चर को सम अप करने के लिए आज मैंने क्वालिटी राइटर को मुकम्मल किया है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी के ऊपर बात की। तो सम अप करते हुए हम एक तो ये बात है, एक दफ़ा सम अप कर देते हैं इस हवाले से कि देखिए क्वालिटी के लिए सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग हमें जो है वो कमिटमेंट चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उनकी कंसल्टेंसी चाहिए और उनका इसके अंदर रोल चाहिए। उसके बाद हमें इस्टेब्लिश करने हैं क्वालिटी स्टीयरिंग कमेटीज़, जो कि कमेटीज़ काम करें और क्वालिटी को देखें। उसके बाद हमें प्रेजेंटेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए अपने सुपरवाइज़र की, लोगों की, कंपेनिंग चाहिए कि हम उन्हें बता सकें कि क्वालिटी से प्रॉफिट बढ़ता है और इससे जो है आप कंपनी का इमेज बढ़ा सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी इस्टेब्लिश करें क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पीपल इन्वॉल्व इन डैट एंड डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव इट, और हर एक की राय शामिल की जाए, हर काम को डॉक्यूमेंटेडली किया जाए और प्रोग्रेस जो है उसको मॉनिटर किया जाए कि काम जो है वो किस तरह से हो रहा है और एक कॉन्टीन्यूस जो है वो इम्प्रूवमेंट हो, एक कॉन्टीन्यूस जो है इम्प्रूवमेंट हो, तो फिर हम इस मकसद को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो हमने बात की है, ये सारे जितने भी हमने क्वालिटी के हवाले से काम किए तो उनको एक जगह सम अप कर दिया स्टेप्स में। अच्छा बच्चों, अब हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हुए आप लोगों से राय लेते हैं कि आज का लेक्चर किस हद तक आपको समझ आया, आपके लिए कितना मुफीद रहा। तो मेरे साथ रुतबा है, हमजा है, हाफिज शहाब हैं, सारा हाशमी है, मोहम्मद हसीब है, हमजा है, अरूज आसिम, अनवार अहमद। तो तमाम बच्चों से राय के लिए मैं कहूँगा, रुतबा कह रहे अच्छा रहा, वेरी वेल अकॉर्डिंग टू सादिया हबीब, वेल डन अकॉर्डिंग टू अरूज आसिम। हमजा कह रहे हैं गुड हो गया सर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बिल्कुल फ्रेश टॉपिक ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट के हवाले से, और कोशिश करेंगे कि अब इस टॉपिक को हम जो है वो वाइंड अप करके आगे बढ़े और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हम थर्ड चैप्टर मार्केटिंग के ऊपर मूव कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।